आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइकोलॉजी द साइंटिफिक मेथडोलॉजी। वाई साइकोलॉजिस्ट यूज द साइंटिफिक मेथड। बेसिकली इस टॉपिक में ये डिस्कस किया हुआ है कि साइकोलॉजी को हम एज अ साइंस क्यों कंसीडर करते हैं। ये आर्ट्स में या कॉमर्स की जो स्ट्रीम्स हैं उसमें क्यों नहीं आती, इसको साइंटिफिकली क्यों लेते हैं इस सब्जेक्ट को, साइकोलॉजी को। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि साइकोलॉजी में जो है हम लोग जो रिसर्चर्स होते हैं साइकोलॉजी में, वो ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअली में जो उनके आसपास हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो उसमें कोई बायस नहीं चाहिए होता, उनका अपना कोई व्यू पॉइंट नहीं होना चाहिए खुद का, बायस बहुत कम होना चाहिए, और जो मेजरमेंट ऑफ डेटा होता है उसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए। और एक साइंटिफिक मेथड वही होता है जिसमें आप जो भी डेटा कलेक्ट करते हो उसमें किसी तरीके का बायस, बायस का मतलब होता है जब आप अपने व्यू पॉइंट्स उसमें ऐड कर देते हो, अपने तरीके से सोचते हो, तो बायसनेस नहीं होनी चाहिए और कोई एरर नहीं होनी चाहिए जो भी डेटा मेजर करते हैं। तो एक्चुअली में हम कैसे रिसर्च वर्क करते हैं और कैसे इसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है वो अभी हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं कि हम साइंटिफिक मेथड जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं हम इसमें। तो पहली बात तो ये है कि जो साइकोलॉजी है उसमें हम रिसर्च करते हैं। किन चीजों की रिसर्च करते हैं? जो हमारे आसपास हम देखते हैं उसका रीजन जानने के लिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके लिए हम साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हैं। और इसके गोल्स जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्क्रिप्शन इसका गोल है कि डिस्क्राइब करना कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, एक्सप्लेन करना कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, प्रिडिक्ट करना कि वो अगली बार ऐसा कब होगा, और कंट्रोल करना कि अगर हम उस चीज को बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते। तो इसमें जो पहला स्टेप होता है इसको इन्वेस्टिगेशन इन्होंने नाम दिया है, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेट ही कर रहे हैं। जब हम रिसर्च कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर तो एक तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसके पहला स्टेप होता है परसीविंग द क्वेश्चन। परसीविंग द क्वेश्चन का मतलब है सबसे पहले आप कोई ऐसी चीज नोट करते हो जो आपको आपको लगता है कि आपके इंटरेस्ट में है या आपको इंटरेस्टिंग लगती है। आपके सराउंडिंग्स में कोई ऐसी चीज हो रही है जो आपको लगता है कि इसके बारे में मुझे पढ़ना चाहिए। जैसे इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि मान लो आपने देखा कि बच्चे टीवी पे अगर एग्रेसिव चीजें देखते हैं, मतलब वायलेंट चीजें देखते हैं, चाहे वो कार्टून्स हो चाहे वो मूवीज हो, तो वो सब देखने के बाद वो खुद भी वायलेंटली बिहेव करते हैं, बहुत एग्रेसिवली बिहेव करते हैं। तो आपने ये चीज देखी तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ गया कि ये जो वायलेंस कार्टून में देखते हैं क्या इसकी वजह से इनका बिहेवियर एग्रेसिव हो रहा है। तो ये आपके माइंड में एक डाउट आ जाता है, जो आपने अपने आसपास जो देखा उसको लेकर आप सोचने लगे क्या ये जो हो रहा है इसका रीजन ये हो सकता है। तो यही जो डाउट है ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका परसीविंग द क्वेश्चन वाला स्टेप है कि आप जो आप सोच रहे हो क्या वो ठीक है या गलत है, किसी बिहेवियर का रीजन आपके माइंड में आया है। अब आप ये सोच रहे हो कि वो जो रीजन है वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले तो आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो। आपका जो पहला गोल है वो डिस्क्रिप्शन हो जाता है कि क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन लिखते हो कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसमें कि बच्चे जो हैं वो वायलेंट कार्टून्स देखते हैं और उसके बाद अग्रेसिवली बिहेव करते हैं, ऐसा ये आपकी डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप हाइपोथेसिस बनाते हो। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि आपको जो लग रहा है हो रहा है वो आप स्टेटमेंट बनाते हो उसकी। स्टेटमेंट कैसे? सपोज आपने यहाँ पे ये देखा कि जो बच्चे का आपको ऐसा लगा कि कार्टून देखते हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि वायलेंट कार्टून देखते हैं तो एग्रेसिव बिहेव करते हैं, तो आपने एक स्टेटमेंट बना दी कि जो बच्चे कार्टून देखते हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं। तो चिल्ड्रन हु वॉच वायलेंट कार्टून्स विल बिकम मोर एग्रेसिव। ये आपने एक थ्योरी बना, स्टेटमेंट बना दी अपनी, जो कि टेंटेटिव स्टेटमेंट है। टेंटेटिव मतलब अभी आपने उसको प्रूफ नहीं किया है, ये आपका गेस है। तो इट इज एन एजुकेटेड गेस अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। जो चीज आपने ऑब्जर्व की उसको देख के आपने गेस करा, और गेस करा आपने और उसको आपने एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया। तो जो हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देते हैं उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। और टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमिना बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। टेंटेटिव का मतलब टेम्परेरी। टेम्परेरी क्यों होती है? क्योंकि हो सकता है कि आपकी ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है कि जब आप रिसर्च पूरी कर लें आपको ये पता चले कि
ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे वॉयलेंट कार्टून देख के एग्रेसिव हो जाते हैं, या सारे बच्चे जो हैं वो अग्रेसिवनेस वॉयलेंट कार्टून की वजह से एग्रेसिव बिहेव करते हैं। तो ये आपका हाइपोथेसिस रॉन्ग भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, इसलिए इसको टेंटेटिव बोला है, टेम्परेरी बोला है। और हाइपोथेसिस किसके बेस पे हमने बनाई है? हमारी ऑब्जर्वेशन के बेस पे बनाई है। तो अब हमारे डिस्क्रिप्शन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन का गोल यहाँ पे हमने अचीव किया है। सेकेंड स्टेप के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस मतलब यही हुआ कि जो आपने स्टेटमेंट बनाई है वो स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, आप उसको टेस्ट करोगे। और टेस्ट करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जनरली लोगों में एक टेंडेंसी होती है कि जब वो किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो वो अपने व्यू पॉइंट से करते हैं। अपने व्यू पॉइंट से मतलब अगर आप ये मानते हो कि बच्चे कार्टून देख के वायलेंट हो रहे हैं तो आप ज्यादातर उसी तरीके से उनको देखोगे। ये नोट, आप बाकी चीजें नोट करना भूल जाओगे, जिसको कहते हैं सेलेक्टिव परसेप्शन या फिर कंफर्मेशन बायस। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सेलेक्टिव परसेप्शन नहीं रखनी है आपने। जब आप किसी की रिसर्च को कर रहे हो तो आपने उसमें एक अपने व्यू पॉइंट से नहीं देखना है हर चीज को, उसको सारे पर्सपेक्टिव से देखना है। हो सकता है आपका हाइपोथेसिस गलत भी हो, तो आपने दोनों साइड से देखना है, ना कि सिर्फ एक अपनी साइड से। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने फिर से देके समझाया हुआ है कि सपोज एक पर्सन है जिसको ये लगता है दैट ऑल मैन विद लॉन्ग हेयर स्मोक सिगरेट। एक कोई आदमी है, उसको ये लगता है कि जितने भी लोग हैं जिनके लंबे बाल हैं वो सिगरेट पीते हैं। अब ऐसा है जो बंदा, वो अगर रिसर्च करने जाएगा तो वो उसको ज्यादातर वही लोग नजर आएंगे स्मोकिंग करते हुए जिनके बाल लंबे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सेलेक्टिव परसेप्शन है, वो अपने ही तरीके से देख रहा है। तो वो उन लोगों को इग्नोर कर देगा जो छोटे बाल हैं फिर भी स्मोकिंग कर रहे हैं, या फिर लंबे बाल हैं फिर भी स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये जो साइंटिफिक मेथड है तो क्यों हम साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं इसमें? क्योंकि जो साइंटिफिक मेथड है ये इसी टेंडेंसी को ओवरकम करता है कि हम मतलब बायस, अपने बायस ना रखें, बीच में बायस ना लेके आए, हम लोग बहुत ज्यादा लॉजिकली, बहुत ज्यादा साइंटिफिकली देखें किसी चीज को। और हो सकता है जब आप किसी चीज को साइंटिफिकली देखते हो तो आप अपनी खुद की जो स्टडीज है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करो। हो सकता है आपका हाइपोथेसिस जो है वो रॉन्ग प्रूफ हो जाए। तो इसलिए बायस नहीं रखना चाहिए। अगर आप बायस होके देखोगे तो आप कोशिश करोगे कि जो आपने सोचा हुआ है वो कभी भी गलत ना हो। तो जब भी आपने रिसर्च करनी है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, तो ये बिल्कुल नहीं उसमें सोचना कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो सही ही होना चाहिए। चाहे हाइपोथेसिस सही हो या गलत हो, दोनों ही तरीके से आपकी रिसर्च तो हो ही जाती है। आपका जो रिजल्ट है वो कुछ ना कुछ तो रिसर्च करता ही है, या तो वो आपके फेवर में करता है या आपकी स्टेटमेंट के अगेंस्ट में। तो इसके बाद टेस्टिंग द हाइपोथेसिस में हम कैसे करते हैं टेस्टिंग? अच्छा, द मेथड यू यूज टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस विल डिपेंड ऑन एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ आंसर यू थिंक यू माइट गेट। इसमें हम लोग बेसिकली डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस करते हैं और सर्वे करते हैं। ऑब्जर्वेशंस आप सबको पता ही है क्या होता है। और सर्वे करते हैं, लोगों से पूछते हैं, मे बी अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, या कम लोगों से पूछते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस चीज का सर्वे कर रहे हो। और एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं लैब में। अलग अलग तरीके होते हैं, डिपेंड करता है आपका जो हाइपोथेसिस है वो किस पे बेस्ड है, वो किस तरीके का है, आपको कैसी रिसर्च करनी है। आपका सर्वे करके काम चल जाएगा कि आपको कुछ और भी करना पड़ेगा, उसमें टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ेगा। तो ये टेस्टिंग द हाइपोथेसिस में बहुत सारी चीजें यूज हम करते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है ड्राइंग कंक्लूजन। ड्राइंग कंक्लूजन का मतलब है जब आप हाइपोथेसिस टेस्ट कर लेते हो अपना, तो आप उसको जो भी आपका रिजल्ट आया है उसके बेस पे कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। अब आपका जो रिजल्ट है, या तो वो एक्सपेरिमेंट आपके सपोर्ट में आया है, मतलब जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, जो डेटा आपने मेजर किया है
आपकी ऑब्जर्वेशन आपके हाइपोथेसिस को या तो सपोर्ट कर रही है या फिर आपके हाइपोथेसिस को वो रॉन्ग प्रूफ कर रही है। तो दोनों ही केस में आप कंक्लूजन निकाल देते हो। जैसे सपोज आपका जो हाइपोथेसिस था ऊपर की वॉयलेंट कार्टून देखने से बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं, तो अगर वो हाइपोथेसिस ठीक है तो आप कंक्लूड करोगे कि हाँ वॉयलेंट कार्टून देखने से बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं। अगर वो हाइपोथेसिस रॉन्ग है तो आप उस आप उसमें ये कंक्लूड करोगे कि वॉयलेंट कार्टून देखने से ही नहीं एग्रेसिव होते, हो सकता है उसमें कुछ और भी रीजन हो जो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि किस रीजन की वजह से वो एग्रेसिव हुए हैं। और जो आप डेटा कलेक्ट करते हो अपना हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते टाइम, उसको सिर्फ खाली ऑब्जर्वेशन पे नहीं छोड़ देते, उसको किसी ना किसी स्टैटिस्टिकल मेथड से आपको ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है। और कोई भी स्टैटिस्टिक्स का कोई भी मेथड लेके आपको उस डेटा को पूरे तरीके से रिफाइन करना होता है। उसका रिजल्ट आपको मेजरमेंट की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में निकालना होता है, जिससे ज्यादा इजीली हम ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि हम कितना परसेंट ठीक है या कितना परसेंट गलत है। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकली प्रूफ भी किया जाता है लास्ट में, जहां पे स्टैटिस्टिक्स का यूज आता है। उसके बाद आता है रिपोर्ट योर रिजल्ट। अब आपने जो भी स्टडी करी है आप इसको कहीं ना कहीं लिखोगे, रिपोर्ट करोगे, ताकि जो आपकी स्टडी है वो बेकार ना चली जाए। तो आप उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करोगे कहीं ना कहीं, और उसको रिकॉर्ड करके आप में भी हो सकता है अपनी जो रिसर्च है उसको पब्लिश भी करो, ताकि आगे आने वाले जो रिसर्चर्स हैं वो हो सकता है आप ही की स्टडी को लेके आगे उसके ऊपर फर्दर कंटिन्यू करें और इन्वेस्टिगेशन करें या उसमें अपना कुछ नया डाल दें। तो ये जो एक्सपेरिमेंट होता है, जो भी आप रिसर्च करते हो, चाहे वो आपका हाइपोथेसिस उसमें गलत आया चाहे सही आया, आप उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हो और ये आगे दूसरे लोगों के फर्दर रिसर्चर्स के काम आता है उस पर फर्दर स्टडी करने के लिए। तो इसको आप रिकॉर्ड करते हो, उस रिपोर्टिंग करते हो उसका। तो एट दिस पॉइंट यू वुड वांट टू राइट अप एग्जैक्टली व्हाट यू डिड। तो आप एग्जैक्टली आपने क्या किया, आपने कैसे किया, पूरा डिटेल में आप लिखते हो, और आपका रिजल्ट क्या रहा वो सारा आप उसमें लिखते हो, ताकि दूसरे लोग उसको रिप्लिकेट कर सके। रिप्लिकेट का मतलब वो दोबारा से वो स्टडी कर सके, और हो सकता है वो दोबारा करे तो रिजल्ट कुछ और आए, या फिर हो सकता है रिजल्ट सेम आए, तो आप ही की स्टडी के ऊपर दोबारा कोई काम कर सके या फिर उससे ज्यादा फर्दर कुछ कर सके, या उसको यूज करके किसी का बिहेवियर भी चेंज कर सके। तो इसलिए आप उस स्टडी को जो है रिकॉर्ड करते हो अच्छे से, ताकि वो आगे फर्दर रिसर्चर्स के काम आ सके। अब जो हम रिसर्च करते हैं उसके कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि पहला जो है डिस्क्रिप्टिव मेथड है। डिस्क्रिप्टिव मेथड में हमारे जो आते हैं तरीके, वो आता है जैसे ऑब्जर्वेशन आता है, या लेबोरेटरी सेटिंग्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं वो आता है। तो इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन हम सबको पता है क्या होता है, जब हम ऑब्जर्व करते हैं, बैठ के देखते हैं दूसरे का बिहेवियर और नोट करते रहते हैं, जो जो चीजें हमें उसमें नजर आती है वहीं बैठे बैठे हम नोट करते हैं। तो इसमें पहली जो टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होती है जिसमें आप एक्चुअली में वहां जाके उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में स्टडी करते हो। जैसे सपोज ये एनिमल्स को यहाँ पे स्टडी कर रहा है पर्सन, तो ये इनको लैब में ले जाके नहीं कर रहा, ये इनको नेचुरल एनवायरनमेंट में देख रहा है कि अगर अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में होंगे तो ये कैसे बिहेव करेंगे। तो इससे क्या होता है कि आप एक नॉर्मल बिहेवियर या नॉर्मल उसका एनवायरनमेंट देके उसका एक जो एक्चुअल बिहेवियर है ना वो ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आप किसी को लैब में लेके जाते हो तो क्या कई बार क्या होता है कि लैब सेटिंग्स में वो उस तरीके से बिहेव नहीं करता जैसा वो नॉर्मली करेगा। तो अगर आप उसको नेचुरल सराउंडिंग्स दोगे तो वो बिहेव भी वैसे ही करेगा जैसे वो एक्चुअली में करता है। तो उसको बोलते हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के? एक तो इससे रिसर्चर को रियलिस्टिक पिक्चर मिल जाती है। रियलिस्टिक पिक्चर मतलब रियल में वो कैसे बिहेव करता है, और क्योंकि वो लैब में उस तरीके से बिहेव नहीं करेगा, तो बिहेवियर जो होता है वो एक्चुअली में जैसा वो एक्चुअली में अकर होना चाहिए वैसे ही अकर होता है अगर आप नेचुरलिस्टिक सेटिंग में ऑब्जर्व करते हो।
और ये आर्टिफिशियल नहीं, जेन्युइन बिहेवियर होता है, आर्टिफिशियल बिहेवियर नहीं होता है, जेन्युइन होता है। जब भी आप नेचुरलिस्टिक वो करने जाते हो ऑब्जर्वेशन, तो आपके पास एक चेकलिस्ट होनी जरूरी है। चेकलिस्ट का मतलब आपके पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए कि आपने क्या क्या चीजें उसमें चेक करनी है। कोई स्पेसिफिक ऐसा बिहेवियर है जो आप देखने जा रहे हो, उसके अलावा वो जो जो चीजें कर रहा है वो सारी नोट करनी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वही नोट करोगे जो आपने उसमें देखना है। सपोज आपने देखना है कि वो गुस्सा कब होता है, तो आप सिर्फ वही नोट करोगे जब वो गुस्सा हो रहा है। लेकिन उसके अलावा भी आपने वो सारी चीजें नोट करनी है जो उससे पहले उसने करी और जो उसके बाद उसने करी। और कई बार क्या होता है ना कि हम सिर्फ उस चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमें देखने चाहते, जो हम देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं वो गुस्सा बहुत होता है, तो हम वही चीज नोट करेंगे कि वो बहुत गुस्सा होता है। उस गलती को, ये गलती हम जो करते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। ऑब्जर्वर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होता है ना, ऑब्जर्वर इफेक्ट में एक तो जो पार्टिसिपेंट होता है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो भी थोड़ा सा नेचुरल बिहेव नहीं करता। सपोज आप, जैसे आप किसी ग्राउंड में हो जहाँ पे स्कूल में आप ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चों को, और आप वहाँ ग्राउंड में खड़े होकर उन्हें देख रहे हो। तो अगर वो बच्चे नॉर्मली जैसे खेलते हैं प्ले ग्राउंड में, और उन्हें देखा कि हमें कोई देख रहा है, तो वो उस तरीके से बिहेव नहीं करेंगे। वो थोड़ा अलग बिहेव करेंगे उस टाइम, क्योंकि उन्हें लगेगा कि उन्हें कोई वॉच कर रहा है। तो उसको ऑब्जर्वर इफेक्ट बोलते हैं यहाँ पे। क्योंकि वो बच्चों को जब लगेगा कि उनको कोई वॉच कर रहा है, तो वो अपना थोड़ा सा बेटर बिहेव करेंगे किसी और के सामने, किसी स्ट्रेंजर के सामने थोड़ा सा अलग बिहेव करेंगे। तो ये इसकी प्रॉब्लम होती है कि जब आप एक्चुअली में वहां जाके ऑब्जर्व करते हो किसी को, तो लोग जो है अपना नॉर्मल बिहेवियर नहीं देते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करते हैं। एनिमल्स के साथ भी ये होता है। एनिमल्स भी जब आप उनको देखते हो, तो वो आपको देख के थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं, तो इसको ऑब्जर्वर इफेक्ट कहेंगे। और इसमें जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि इन द अर्लियर एग्जाम्पल अ मॉल सेटिंग विद द टीनेजर्स, अ रिसर्चर माइट फाइंड प्रिटेंडिंग टू रीड अ बुक इज अ गुड डिस्गाइज। मे बी आप जैसे इस चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आपने टीनेजर्स को स्टडी करना है, तो आप किसी मॉल में चले जाओ और वहां पे एक बुक लेके बैठ जाओ। बुक लेके बैठने से क्या होगा कि किसी को ये नहीं लगेगा कि आप उसे घूर रहे हो या आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। और या फिर आप ग्लासेस पहन लो। ग्लासेस पहनने से क्या होगा, आपकी आईज नजर नहीं आएंगी, तो आपकी आंखों से या आपको देख के कोई ये नहीं पता कर पाएगा कि आप उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये तरीका होता है इससे बचने के लिए, ऑब्जर्वर इफेक्ट से। एक इसमें और तरीका बताया है इन्होंने, जो यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है। कई बार जो रिसर्चर्स है ना, वो वन वे मिरर का यूज करते हैं। वन वे मिरर्स, वन वे मिरर क्या होता है, जिसमें आप उनको देख सकते हो। जैसे यहाँ पे रिसर्चर है, ये इनको बच्चों को देख सकती है, लेकिन बच्चे इन्हें नहीं देख सकते। तो ये भी एक तरीका है यूज करने का, अगर आप चाहते हो कि जो आप, जिनको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो नेचुरली बिहेव करें, वो आपको देख के अलर्ट ना हो। तो ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो जाता है कि आप, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि आप एक्चुअली उस ग्रुप का पार्ट बन गए हो, और आप उन्हीं के बीच में जाके उन्हीं की तरह रह रहे हो, और उनको पता ही नहीं चला कि आप रिसर्चर हो। जैसे अगर आप किसी कॉलेज में जाके स्टडी करना चाहते हो, तो आप वहाँ पे एज अ कॉलेज स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हो, और आप अपने जो क्लासमेट्स हैं, जो आपके कॉलेज के लोग हैं, उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, और उनको ये लग रहा है कि आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो वहाँ पे। तो वो हो जाता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जो नेचुरलिस्टिक सेटिंग में ही किया जाता है। और जो मैं आपको बता रही थी कि कभी कभी हम वही चीजें देखते हैं जो हमें देखनी चाहिए, और बाकी चीजें इग्नोर कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर बायस, क्योंकि हम बायस होके देखते हैं। जैसे हम देखने जा रहे हैं कि कॉलेज के स्टूडेंट जो है वो कितना बंक करते हैं, या फिर वो कितना इंटरेस्ट कम लेते हैं स्टडीज में। तो हम वही चीज देखते हैं, हम वो चीज हम देख रहे हैं कि हर कोई जो है स्टडीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। क्या पता वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो। तो हम उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे माइंड में पहले से एक बायस है कि हम ये देखने आए हैं कि वो स्टडी को कितना इग्नोर करते हैं। तो इसका भी इन्होंने एक सॉल्यूशन दिया हुआ है कि उसके लिए आप ये ब्लाइंड ऑब्जर्वर्स यूज कर सकते हो। ब्लाइंड ऑब्जर्वर कौन होता है?
सपोज आपने कोई रिसर्च करनी है जिसके यही कॉलेज वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन आप खुद जाके नहीं ऑब्जर्व कर रहे, आपने एक पर्सन किसी दूसरे को अपॉइंट करा है जो जाके ऑब्जर्व करेगा, और उसको आपने ये नहीं बताया कि आप क्या चीज देखना चाहते हो, उसको आपने सिर्फ ये बोला है कि आपको वहां जाना है और उन लोगों को ऑब्जर्व करना है और सारी चीजें आपने नोट करनी है। अब जिसके माइंड में ये क्वेश्चन होगा ही नहीं कि उसने उसने एक्चुअली में क्या रिसर्च करना है, रिसर्च क्वेश्चन नहीं होगा जिसके माइंड में, वो एक ब्लाइंड ऑब्जर्वर होगा जो ऑब्जर्व तो कर रहा है लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो पर्टिकुलरली क्या चीज देखने के लिए ऑब्जर्व कर रहा है। तो वो क्या करेगा, वो सारी चीजें नोट करेगा जो उसने देखी है वहां पे, और उसको इस चीज का बायस दिमाग में आएगा ही नहीं कि मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर बिहेवियर ऑब्जर्व करना है। तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड ऑब्जर्वर। एक डिसएडवांटेजेस इसमें और बताइए ऑब्जर्वेशन की, कि हो सकता है जो नेचुरल सेटिंग्स में ऑब्जर्वेशन होती है वो एक टाइम पे जब आप करो तो कुछ और होगी और दूसरे टाइम करो तो कुछ और होगी। मतलब सपोज आपने कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर आप ऑब्जर्व कर रहे हो और आप देख रहे हो कि छुट्टियों से पहले उनकी ऑब्जर्वेशन करी आपने तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था पढ़ने में, लेकिन छुट्टियों के बाद आपने ऑब्जर्व किया एग्जाम आने वाले हैं उस टाइम उनका इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया पढ़ने में। तो क्योंकि नेचुरलिस्टिक सेटिंग है, कोई कंट्रोल नहीं है उस पर आपका, तो उसमें क्या होता है एक बार तो ऑब्जर्वेशन अलग आती है, दूसरी बार अलग आ सकती है। तो इसमें रिसर्चर्स को डोंट हैव दैट काइंड ऑफ कंट्रोल ओवर द नेचुरल वर्ल्ड, क्योंकि नेचुरल वर्ल्ड है तो रिसर्चर्स का इस पे कोई कंट्रोल नहीं होता, तो ऑब्जर्वेशन कई बार अलग अलग आ जाती है, आइडेंटिकल नहीं आती, तो फिर उसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन क्या ली जाएगी। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है जिसके लिए फिर ऑब्जर्वेशन बार बार करनी पड़ती है उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी देखने के लिए कि कौन सी ऑब्जर्वेशन ठीक है। फिर आता है लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे कंट्रोल कंडीशन है, मतलब लैब में कर रहे हो आप ऑब्जर्व, तो यहाँ पे आप किसी बिहेवियर किसी एनिमल का या किसका लोगों का कर सकते हो, यहाँ पे नेचुरल सेटिंग नहीं है। जैसे किसी एग्जाम्पल है कि रिसर्चर ने देखना है कि अगर इन्फेंट के सामने मिरर रख दिया जाए तो वो कैसे रिएक्ट करता है। अब इस तरह की सेटिंग नेचुरल एनवायरनमेंट में तो नहीं हो पाएगी जहाँ पे एक बेबी है उसके सामने एक मिरर रखा हुआ है और उसके पीछे कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि कैमरे में उसका रिएक्शन नोट हो रहा है। तब इस तरह की सेटिंग जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं हो पाएगी, इसलिए इसके लिए हमें लैब ही चाहिए। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए हमें लैब ही चाहिए होती है, क्योंकि उसमें ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमारी स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम है कि ये आर्टिफिशियल सिचुएशन होती है और जो बिहेवियर होता है हो सकता है वो आर्टिफिशियल बिहेवियर हो, नेचुरल बिहेवियर ना हो, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट है उसको पता है कि वो कोई ऐसी जगह पे आया हुआ है जो वो नॉर्मली नहीं आता। तो वो लैब में स्टडी करने से थोड़ा सा जो ऑब्जर्वेशन है वो नेचुरल नहीं आती। बट इसकी एडवांटेज ये है कि इसमें कंट्रोल होता है पूरा रिसर्चर का। फिर नेक्स्ट आता है केस स्टडी। हम और एक तरीके से बिहेवियर जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा ऑब्जर्वेशन है, दूसरा है केस स्टडी। केस स्टडी में क्या होता है, हम डिटेल ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी की भी। डिटेल मतलब उसका बचपन से लेके बड़े होने तक जो जो चीजें थी सारी चीजें पूछी जाती है, उसके क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे वो लिखे जाते हैं, एवरीथिंग इन डिटेल। जैसे एग्जाम्पल दिया है, सिगमंड फ्रॉइड बेस्ड हिज एंटायर थ्योरी ऑफ साइकोएनालिसिस ऑन केस स्टडीज ऑफ हिज पेशेंट्स। जो सिगमंड फ्रॉइड की जो साइकोएनालिसिस थ्योरी थी वो केस स्टडी करता था, थेरेपी करता था, तो वो अपने पेशेंट्स की पूरी डिटेल लेता था, उनसे पूरी इंफॉर्मेशन लेता था, उनकी चाइल्डहुड की, उनके रिलेशनशिप की, पूरे लाइफ की। क्योंकि एक तो उसका ये भी मानना था कि चाइल्डहुड का जो इम्पैक्ट है वो अभी इनके एडल्टहुड पे भी पड़ता है, तो इसके लिए केस स्टडीज का यूज किया जाता था। और एक और फेमस केस स्टडी है, इसका नाम आपको याद रखना है, ये आगे हम पढ़ेंगे लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम इसलिए याद रखना जरूरी है। ये केस स्टडी हुई थी फिनियस गेज के ऊपर। ये कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर थे जिनका एक एक्सीडेंट हो गया था और वहां पे इनका मेटल रॉड जो है ना इनके जो हेड है उसके थ्रू आर पार हो गई थी, तो उसकी वजह से इनका ब्रेन डैमेज हुआ था।
तो उसकी ब्रेन डैमेज होने की वजह से इनकी पर्सनालिटी टोटली चेंज हो गई थी। पहले ही जैसे बहुत ज्यादा सोबर, सिंपल, सोफिस्टिकेटेड पर्सनालिटी थी इनकी, और जब इनका ब्रेन डैमेज हुआ तो सडनली ये बहुत ज्यादा ओवर्ट और आउटगोइंग टाइप की पर्सनालिटी हो गई थी। तो ये भी केस स्टडी जो करी थी, इसके लिए भी लेबोरेटरी सेटिंग्स चाहिए थी। क्यों ऐसा? क्योंकि नेचुरल सेटिंग्स में तो ये होना पॉसिबल ही नहीं था। अगर जैसे किसी का ब्रेन डैमेज है, वो स्टडी करना है, तो आप नेचुरल सेटिंग्स में नहीं कर सकते ना, क्योंकि नेचुरली तो आप किसी को एडवाइस करोगे नहीं कि अपना ब्रेन डैमेज करके आप स्टडी करवाओ। तो ऐसी चीजों में हमें लेबोरेटरी सेटिंग्स की ही जरूरत पड़ती है, और ये हम लोग नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। उसके बाद डिसएडवांटेज है केस स्टडी का। डिसएडवांटेज क्या है केस स्टडी का? डिसएडवांटेज ये है कि रिसर्चर्स कांट अप्लाई द रिजल्ट्स टू अदर सिमिलर पीपल। जो केस स्टडी एक पर्सन की हुई है, वो आप हर किसी पे जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि केस स्टडी एक पर्सन के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होती है। उसके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं लाइफ में, उसके बेस पे होती है पूरी केस स्टडी। अब एक पर्सन के एक्सपीरियंसेस हैं जो बड़े होते होते उसके साथ हुए हैं, वो दूसरे पर्सन से मैच नहीं करेंगे। इसलिए जो केस स्टडी का रिजल्ट होता है, या केस स्टडी का जो ऑब्जर्वेशन होती है, जो एक पर्सन की होती है, वो हम हर किसी के ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। मोस्टली नहीं कर सकते, कभी कभार एक आध केस हो सकता है, बट एग्जैक्टली सिमिलर कभी नहीं होता। और इसमें भी जो होता है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन और बायसनेस आ जाता है, क्योंकि आप एक पर्सन की जब केस स्टडी करते हो तो आप थोड़ा सा उसके बारे में कभी कभी बायस हो जाते हो एज अ रिसर्चर। तो ये भी इसमें डिसएडवांटेज हो सकता है। फिर आता है सर्वे। सर्वे क्या होता है? जब आप लोगों से खुद पूछते हो। कई बार आपको लार्ज ग्रुप को स्टडी करना होता है, तो आप उनसे खुद उनका इंटरव्यू लेते हो। जब बहुत ज्यादा लोग होते हैं, आप टेलीफोन पे इंटरव्यू लेते हो, इंटरनेट पे आप क्वेश्चनेयर भरवाते हो उनसे, या सामने जाके फोटोकॉपी देके क्वेश्चनेयर भरवाते हो। तो ये सर्वे आप करते हो, और बहुत बड़ा ग्रुप होता है, तो बड़े ग्रुप में हर एक पर्सन का तो आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अगर बहुत ही ज्यादा बड़ा ग्रुप है तो आप सबसे तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते सर्वे करने के लिए। तो आप उसमें क्या करते हो? आप एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ढूंढते हो उसमें। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का मतलब है, जैसे सपोज 1000 लोगों का ग्रुप है, उसमें से आप 100 लोग ढूंढोगे जो बाकी 1000 लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब उनके आंसर्स आप लोगे, तो आप उसका जो रिजल्ट आएगा वो बाकी 1000 लोगों पे भी जनरलाइज कर सकते हो। तो जो पूरा ग्रुप होता है उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं, और हम जो सेलेक्ट करते हैं उसमें से लोग सर्वे करने के लिए, उनको हम सैंपल बोलते हैं। और जो सैंपल है वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। हम ये मान लेते हैं कि जो हमने जो सैंपल में लोग लिए हैं, वो लोग जो है उनका जो भी आंसर होगा वो पूरे 1000 लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, उनकी थिंकिंग रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, इसमें अब डिसएडवांटेज क्या है कि जब आप लोगों से क्वेश्चनेयर भरवाते हो, इंटरव्यू लेते हो, तो वो हमेशा एक्यूरेट आंसर नहीं देते। वो कई बार चीजें भूल जाते हैं, तो कुछ भी बना के बोल देते हैं, या फिर जानबूझ के झूठ बोल देते हैं। कई बार वो ऐसे आंसर देते हैं जो उनको लगता है कि सुनने में अच्छे लगेंगे, या जिसको जो सोशली अप्रोप्रिएट हो। सपोज आपने किसी से क्वेश्चन पूछा कि क्या आप क्या आप अपने दोस्त के बैग से पेन चुराते हो, तो वो बोल देगा वो हमें ऑब्वियसली आपको आंसर नो देगा, क्योंकि उसको लगेगा अगर मैं यस बोल दूंगा तो वो सोशली अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप अपने रिसर्च में पूछोगे, तो लोग आपको जानबूझ के ऐसे आंसर देंगे जिससे वो उनको अजीब ना लगे आंसर देने में, दूसरा उनको गलत ना सोचे। तो इसमें इस चीज को बोलते हैं कर्टसी बायस, कि आप जानबूझ के ऐसा आंसर दे रहे हो जिससे रिसर्चर को ये ना लगे कि ये बहुत खराब है, ये बहुत, जबकि रिसर्चर को पता है कि कोई भी आंसर इसमें गलत या सही नहीं है, लोगों की अपनी अपनी पर्सनालिटी है। लेकिन जो आंसर दे रहा है उसको नहीं पता कि गलत या सही है या नहीं, तो वो कोशिश करेगा कि सोशली करेक्ट आंसर दे आपको। ये इसमें इसकी डिसएडवांटेज हो जाती है। और इसमें डिसएडवांटेज एक दूसरी और होती है, कई बार वर्डिंग ही नहीं समझ आती लोगों को। जो आपने क्वेश्चनेयर में क्वेश्चन लिखे हैं उसका मतलब नहीं समझ आता, लिखा कुछ और है, वो समझ कुछ और जाते हैं।
और आप उस टाइम वहाँ पे होते नहीं हो हर एक को समझाने के लिए। अगर 100 लोगों को आपने दिया, सबको आप नहीं समझा सकते, तो इसलिए वर्डिंग्स नहीं समझ आती और आंसर गलत हो जाता है। ये इसकी दूसरी डिसएडवांटेज है। अब आती है समरी। समरी में हम पहले जो हमने डिस्कस किया था कि हम साइकोलॉजी को साइंटिफिक मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स फॉलो करते हैं। वो स्टेप्स क्या है? पहले क्वेश्चन, परसीविंग द क्वेश्चन, पहले ये देखना होता है कि हमने किस चीज पे रिसर्च करनी है। फिर एक हाइपोथेसिस बनाते हैं हम। हाइपोथेसिस मतलब एक हम टेम्परेरी स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हमने चेक करना होता है कि वो गलत है या सही है। उसको हम टेस्ट करते हैं जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं। फिर हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि फाइनली जो हाइपोथेसिस था वो ठीक था या गलत था। और लास्ट में आप अपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट करते हैं ताकि फर्दर उस पर भी स्टडी हो सके। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्या मेथोडोलॉजी हम यूज करते हैं, तो इसमें हमने ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ा कि नेचुरलिस्टिक हो सकती है, फिर लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन हो सकती है लैब में जो कि आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है, केस स्टडीज हो सकती हैं जिसमें हम ज्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल का, और सर्वे हो सकते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछ के उनसे आंसर्स लिखवाते हैं या टिक करवाते हैं। अब आ गया इसका क्विज। क्विज में फर्स्ट क्वेश्चन, इन द साइंटिफिक मेथड द फर्स्ट स्टेप इज। साइंटिफिक मेथड में पहला स्टेप क्या होता है? रिपोर्टिंग रिजल्ट पहला होता है कि परसीविंग अ क्वेश्चन होता है, ड्राइंग कंक्लूजन होता है कि टेस्टिंग द हाइपोथेसिस होता है। तो अगर आपको याद है तो फर्स्ट स्टेप होता है परसीविंग अ क्वेश्चन, कि सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हम किस बारे में सोच रहे हैं, हमारे माइंड में क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, इन अ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन द फिनोमिना इन विच द बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट्स बीइंग ऑब्जर्व चेंजेस बिकॉज दे आर बीइंग वॉच्ड इज कॉल्ड। मतलब ये कह रहा है कि जब नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर जिसको देख रहा है उसे पता चल जाए कि उसे कोई देख रहा है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो अलर्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर बायस, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर इफेक्ट की रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग। उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट, कि जब पार्टिसिपेंट को उसको जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको पता चल जाता है कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो अलग तरीके से बिहेव करना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3, द यूज ऑफ डैश हेल्प्स टू कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ ऑब्जर्वर बायस। ऑब्जर्वर बायस का इफेक्ट कंट्रोल करने के लिए, ऑब्जर्वर बायस याद है आपको कि जैसे सपोज आप ऑब्जर्वर हो तो आपके माइंड में एक व्यू पॉइंट होता है, आप उसी के बारे में ज्यादा ऑब्जर्व करते हो और थोड़ी सी आपकी स्टडी बायस हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसका यूज कर सकते हैं? ब्लाइंड ऑब्जर्वर का, सिंगल ट्रेन्ड ऑब्जर्वर का, रैंडमली सिलेक्टेड ऑब्जर्वर का, नन ऑफ द अबव। तो ये ब्लाइंड ऑब्जर्वर है यहाँ पे आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ अ केस स्टडी इज दैट इट इज नॉट। अच्छा, केस स्टडी का सबसे मेन डिसएडवांटेज पूछा है, तो केस स्टडी का सबसे मेन डिसएडवांटेज क्या है? इजीली डन ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। केस स्टडी तो एक ही पे करी जाती है। डिटेल्ड इनफ फॉर मोस्ट रिसर्च क्वेश्चंस, ये इसकी एडवांटेज है कि बहुत डिटेल होती है, ये डिसएडवांटेज नहीं है। जनरलाइज टू अदर सिमिलर कंडीशंस, ये डिसएडवांटेज है कि इट इज नॉट जनरलाइजेबल, सबके ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक किसी पर्सन के एक्सपीरियंस के बेस पे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मतलब जो आप स्टडी करने जा रहे हो किसी पॉपुलेशन की, तो अगर उसका आपको सैंपल चूज करना है तो वो बेस्ट एग्जांपल इसमें से बताओ। तो पहला है, यू आस्क योर फेलो स्टूडेंट्स टू बी पार्टिसिपेंट इन अ स्टडी ऑफ एडल्ट मेमोरी। आपने अपने साथ के बच्चों को बोला कि वो अपने आपकी रिसर्च में पार्टिसिपेंट बने। दूसरा है, यू आस्क पीपल फ्रॉम योर चर्च टू पार्टिसिपेट। आपने अपने चर्च में या टेम्पल में जाके लोगों को बोला कि वो फैमिली वैल्यू की स्टडी में पार्टिसिपेट करें। तीसरा है, यू चूज पीपल शॉपिंग इन एन एक्सपेंसिव स्टोर इन द मॉल टू रिस्पॉन्ड टू योर सर्वे। मतलब आपने एक मॉल में गए जो कि बहुत एक्सपेंसिव है और वहां पे जो लोग शॉपिंग कर रहे थे आपने उनको चूज करा अपने सर्वे के लिए। और चौथा कह रहा है, यू चूज पीपल रैंडमली।
रैंडमली मतलब आपने कहीं से भी उठा लिए लोग, फ्रॉम द टेलीफोन बुक में से आपने कोई भी लोग उठा लिए जिनको आप नहीं जानते हो, उनको आपने सेलेक्ट करा आपके सर्वे का रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो कौन सा बेस्ट रहेगा? आपके जान पहचान के स्टूडेंट बेस्ट रहेंगे, किसी एक पर्टिकुलर चर्च जाने वाले लोग बेस्ट रहेंगे, एक महंगे मॉल में शॉपिंग करने वाले लोग चूज करोगे तो क्या वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, या आपने रैंडमली जो उठा लिया टेलीफोन बुक से वो रिप्रेजेंट करेंगे? पहला वाला इसलिए गलत है क्योंकि आप अगर अपने फेलो स्टूडेंट्स को लोगे तो वो पर्टिकुलरली एज अ स्टूडेंट ही वो करेंगे, वो सब पूरी पॉपुलेशन को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि एडल्ट में आपने स्टूडेंट लिए हैं आपके साथ के, और वो स्टूडेंट हो सकता है एक ही कोर्स के बच्चे हो जिनका थिंकिंग एक ही जैसा हो, तो वो सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। चर्च वाले अगर आप लोगे तो अगेन वहां पे भी थिंकिंग सिमिलर होगी लोगों की, और उनकी फैमिली वैल्यूज भी सिमिलर होंगी क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं, तो आप उनको भी नहीं सिलेक्ट कर सकते, इसमें आपकी स्टडी बायस आएगी। तीसरा, अगर आप लेते हो कि जो शॉपिंग मॉल में, जो एक्सपेंसिव शॉपिंग मॉल में कर रहे हैं शॉपिंग, अगर आप उनके ऊपर स्टडी करोगे तो वो तो सिर्फ हाई क्लास लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, जो हाई सोसाइटी के लोग हैं, वो लोअर क्लास को तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहे, तो ये भी अच्छा नहीं रहेगा। तो सबसे अच्छा सैंपल क्या रहेगा कि आपने रैंडमली टेलीफोन बुक से रैंडमली कोई भी लोग उठा लिए जिनको आप नहीं जानते, हो सकता है उसमें इनमें से कोई हो, इनमें से कोई हो, इनमें से कोई हो, और बाहर भी जो लोग रह गए उनमें से भी कोई हो। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का, जिसमें आपने रैंडमली लोग ले लिए जिनको आप नहीं जानते, और वो किसी भी क्लास के, किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।